हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 1 जिसका नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। पिछली सारी वीडियोस में आप लोगों को मैंने सब कुछ समझा दिया था। अब हम लोग रिवीजन वर्क स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन वर्क में सबसे पहले मैं बता देता हूँ रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में आप लोगों को कितना कुछ पढ़ने के लिए है। तो टॉपिक्स इन दिस चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा रिसोर्सेज के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज एंड देयर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन बायोटिक ए बायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडिविजुअल हो सकता है, कम्युनिटी बेस्ड हो सकता है, ओन्ड हो सकता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल बेस्ड हो सकता है, ऑन द बेसिक ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल हो सकता है, डेवलप्ड हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, रिजर्व्स हो सकते हैं, और क्या क्या हो सकता है ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है। इसको मैं एक एक करके समझाता चलूँगा। डेवलपमेंटल रिसोर्सेज और रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, लैंड रिसोर्स इन इंडिया कहाँ कहाँ कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अब हम लोग लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया किस प्रकार का पैटर्न यूज़ होता है हम लोग के भारत देश में, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स किस प्रकार से हम अपने भूमि को बचा सकते हैं, किस प्रकार से उनका संरक्षण किया जाता है, सॉइल एज अ रिसोर्स किस प्रकार वर्क करता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हम लोग डिफरेंट बेसिस पे पढ़ेंगे, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड सॉइल इरोजन विद द हेल्प ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ये सब कुछ सीखने वाले हैं आज हम लोग। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स में बता देता हूँ कि रिसोर्स क्या होता है, संसाधन जिनका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम लोग कर रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो वो सभी क्या आते हैं, रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कुछ भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स, मतलब जो हमारी इच्छाओं को, जो हमारी नीड्स को, आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली हो सकती हैं, एक्सेसिबल हो सकती हैं, इकोनॉमिकली हो सकती हैं, फ्लेक्सिबल हो सकती हैं, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो सकती हैं, ये कैन बी टर्म एज ए रिसोर्सेज, इन्हें ही हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज। तो क्लियर हो गया व्हाट इज रिसोर्सेज क्या होते हैं। सब कुछ एवरीथिंग अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट जिसका उपयोग हम लोग करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो सभी चीज़ें जिनका उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, उन्हें हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो क्लासिफिकेशन आपको दिमाग में बैठाना, अगर ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आप लोगों को क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बेसिकली क्लासिफाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉर्टिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब स्टेटस उनका जो डेवलपमेंट का है वो किस प्रकार से है। उसके बाद हम लोग अपने खुद से भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखते हुए भी हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। ओरिजिन बेस जो थे वो दो प्रकार के थे, बायोटिक एंड एबायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ऑनरशिप के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स थे, कम्युनिटीज़ थे, नेशनल थे एंड इंटरनेशनल थे, उसके बाद स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट को लेकर पोटेंशियल था, डेवलप्ड था, स्टॉक में था, रिसोर्सेज था। तो ये सारी चीज़ें रिजर्व में थे, ये हमने पढ़ा। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको सीखनी है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एक एक करके समझा देता हूँ। बायोटिक रिसोर्सेज दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, हम लोग को ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, बायोस्फीयर से मिलती हैं। बायोस्फीयर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे समस्त जीव जंतु जो हमको मिलते हैं कुछ ना कुछ स्फीयर में मिलते हैं, जैसे लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। तो पानी में रहने वाले जीव हाइड्रोस्फीयर कहलाते हैं, बायोस्फीयर मतलब ऐसे जीवधारी जहाँ पर हमको जीव मिलते हों उन्हें बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के तीनों जो लेयर थी आप लोगों ने पढ़ ली थी। एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमंस हो गए, बिगिंस हो गए, फ्लोरा एंड फौनास हो गए, फिशेस हो गए, लाइव स्टॉक हो गए, एक्सेट्रा हो गए। तो दीज आर कॉमनली नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। तो ए बायोटिक हम लोग बात करते हैं, तो आज जैविक घटक कौन से होते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा था ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक, सच एज रॉक हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, ये सभी रिसोर्सेज जिनको हम लोग एबायोटिक के रूप में पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, एक्सहॉस्टिबिलिटी मतलब इनका यूज़ करने पर हम लोग इनको आगे प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, इसको देखते हुए दो भागों में बांटा गया, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। तो रीन्यूएबल द रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड और प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, दीज आर द कॉमनली नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जबकि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में द रिसोर्सेज वंस कंज्यूम्ड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, मतलब एक बार यूज़ करने के बाद इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर टेक मिलियंस ऑफ द ईयर्स इन दियर फॉर्मेशन, मतलब इनको बनने में काफ़ी अरबों साल लगते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा फॉसिल फ्यूल्स आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर आप लोग ऑयल, कोल लिख सकते हैं, ऑयल में फॉसिल फ्यूल ही आता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, किस प्रकार आप संसाधन को ऑनरशिप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, तो सबसे पहला है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल में किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है ये मैं समझा दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी।
एग्जाम्पल में द रिसोर्सेज ओन प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज, मतलब ऐसा संसाधन जिनका उपयोग हम लोग स्वयं अपनी इच्छानुसार करते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइवेटली इंडस्ट्रियलाइज या फिर इंडिविजुअल्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे प्लॉट हो गया, हाउस हो गया, एक्सेट्रा ओन बाय अ पर्सन, मतलब ये व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को ही हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। कम्युनिटी, एक कम्युनिटी मतलब एक समुदाय के द्वारा इनका यूज़ किया जाता है। द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जैसे पब्लिक पार्क्स हो गया, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, ओन बाय अ कम्युनिटी के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। नेशनल रिसोर्सेज आप लोगों ने समझ लिया होगा, नेशनल मतलब राष्ट्रीय होता है। द रिसोर्स विच कम अंडर नेशन आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, उसे ही हम लोग बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल जस्ट और ही आगे ब्रॉड स्ट्रक्चर में इसका यूज़ करते हैं। द रिसोर्सेज लाइंग बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन in the oceans are called international resources. No one can use these resources without the permission of international institutions, मतलब इनका यूज़ करने के लिए हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय जो है रिसोर्सेज की मदद लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी इनका संसाधनों का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, किस प्रकार से ये बनाते हैं या बनते हैं, तो सबसे पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन बट हैव नॉट बीन utilized. For example, the regions of Rajasthan and Gujarat have the enormous potential for the development of wind and solar energy, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है विंड एनर्जी को बनाने का और सोलर एनर्जी को तैयार करने का। उसके बाद डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो रिसोर्सेज विच आर सर्व्ड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन, तो उनकी यूटिलाइजेशन ही बताता है उनका डेवलपमेंट। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, डेवलप्ड रिसोर्सेज समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक डेवलपमेंट रिसोर्सेज के बारे में। द रिसोर्स दैट हैव बीन सर्वेड but cannot be used due to a lack of technology. For example, water is compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen, which can be used as a rich resources of energy, but we don't have technical know how to use them. तो इसको बोलते हैं स्टॉक, मतलब हमारे पास वाटर है जिसमें दो गैसेस मिली हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन, दोनों गैसेस मिलकर ही वाटर तैयार करते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं किस प्रकार से हाइड्रोजन को निकालना है, किस प्रकार से ऑक्सीजन को निकालना है, इसको बोलते हैं स्टॉक डेवलपमेंट। अगला है रिजर्व्स, जो रिजर्व में होती हैं, द रिसोर्स दैट हैव बीन सर्वेड एंड वी कैन यूज देम विदाउट प्रेजेंट टेक्नोलॉजी बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड आर नोन एज रिजर्व्स। फॉर एग्जांपल द वाटर इन द डैम्स, तो आपने पढ़ लिया जो डैम्स मतलब वाटर इन द डैम्स। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिसोर्सेज डेवलपमेंट। रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, तो हम लोग के पास जो संसाधन मिले हैं इनका बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हम लोग उपयोग करते हैं। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स होते हैं, बाय नेचर के द्वारा हम लोग को दिए जाते हैं। सो ह्यूमन्स बीइंग्स यूज देम इन, तो हम लोग फ्रीली अवस्था में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस हैज़ लेड इन द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम, इसका उपयोग करते करते कई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, तो हम लोग अपनी इच्छानुसार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कई तरह के रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं, जिसको यूज़ करते करते उनका डिप्लीशन आना स्वाभाविक है। अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज अ फ्यू हैंड विच डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर, और इसी संसाधन का यूज़ करते करते हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं अपनी सोसाइटी को, एक पुअर और दूसरा अमीर। Indiscriminate exploitation of the resources has led to the global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and the land degradation, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर समस्यात्मक हैं जो हम लोगों को मिलती रहती हैं रिसोर्स डेवलपमेंट के बाद। फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम इसेंशियल, तो इनका यूज़ ज़्यादा बढ़ चुका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। फॉर यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियली वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द environment and development in the present should not compromise with the needs of the future generations, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो किसी और विकास को, किसी और डेवलपमेंट को बाधित ना करे और अच्छे से वो डेवलपमेंट हो जाए, मतलब हमारी आज की प्रेजेंट अवस्था को देखते हुए और इसके आगे जो फ्यूचर के परिणाम होंगे उसको सोचते हुए समझते हुए ये डेवलपमेंट हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को मैं बता देता हूँ, रिसोर्स प्लानिंग है, किस प्रकार से हमको अपने संसाधनों का यूज़ करना है, किस प्रकार की योजना बनानी है कि ये संसाधन हमको आगे आने वाली जनरेशन्स में भी
हम लोग बढ़ा सकें। तो रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व करती है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड द मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। तो इसका उपयोग हम लोग बढ़ा चुके हैं। इवॉल्विंग ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर अलाउड इन डॉन with appropriate technology skill and the institutions set up for the implementations resource development plans। तो कौन कौन से होते हैं? पहला है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। लैंड रिसोर्सेज के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंड रिसोर्सेज का कैसे संसाधन करना है, कैसे कंजर्वेशन करना है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ, हमारे जो है ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंस ही है। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑलमोस्ट importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system। ये एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हम लोग बहुत ही ज़्यादा तरीक़ों से करते हैं, जैसे वेजिटेशन में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, ह्यूमन लाइफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन में एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम में। लैंड इज़ प्रेजेंट इन लिमिटेड साइज में प्रेजेंट होते हैं। मस्ट यूज़ देम इफेक्टिवली, तो इनका हम लोग उपयोग करते रहते हैं। Land resources in India, about 43% of land area is plain, which is provide facilities for the agriculture and the industries. About 30% of the total surface area of the country are mountains। तो 30% mountains पाए जाते हैं, which ensure potential, which ensure the perennial flow of the same rivers and provide facilities for the tourism and the ecological aspects। About 20%, 27% of the area of the country is the plateau region that possesses rich reserves of the minerals and fossil fuels and the forest। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट एंड मिनरल्स की बात हो रही है, 27% एरिया ये कवर करता है हमारे भारत देश का पूरा। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, कौन कौन से तरीके हैं जिनका उपयोग हम लोग करते हैं भारत देश में? तो द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा? फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, इन सभी को देखते हुए हम लोग लैंड डिग्रेडेशन या फिर लैंड डिटर्मिनेशन को कर सकते हैं। ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड द कल्चर एंड द ट्रेडिशन एक्सेट्रा, इसको देखते हुए भी हम लोग यूज़ पैटर्न इन इंडिया को समझा सकते हैं। लैंड यूज डेटा हाउ एवर इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द लैंड रिपोर्टिंग फॉर द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। तो असम में ऐसा पूरा तरह से नहीं हो पा रहा है। ऑल्सो सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय द पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड। मतलब कुछ रीजन, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान और चाइना से जुड़े हुए बॉर्डर हैं, यहाँ पर इनका जो है लैंड पैटर्न यूज़ इन इंडिया में हम लोग प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग एंड कंट्रीब्यूटेड इन द लैंड डिग्रेडेशन। मतलब हम लोग खुद की एक्टिविटीज़ जो करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे पेड़ों का कटाव हो गया, ओवर ग्रेजिंग मतलब जो चरवाहे होते हैं जो गाय भैंस को चराने का मैदान में ले जाते हैं, माइनिंग एंड द ओवर ग्रेजिंग कंट्रीब्यूटेड इन द लैंड डिग्रेडेशन, इसी वजह से लैंड डिग्रेड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो मेजर्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, कौन कौन से मेजर्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग डिग्रेडेशन बता सकते हैं, तो इनको कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन से हैं मेथड ऐसे? तो एफॉरेस्टेशन, पेड़ों का लगाना, प्लांटिंग ऑफ द शेल्टर इन द प्लांट्स, ये जो है पेड़ों को लगाना, कंट्रोल इन द ओवर ग्रेजिंग का इस्तेमाल करना, बंद कर देना या फिर कुछ हद तक कंट्रोल कर लेना। स्टेबलाइजेशन एंड द सैंड ड्यून्स आर द ग्रोइंग थ्रोनी बेसिस, तो सैंड ड्यून्स का जो तैयार होते हैं, स्टेबलाइजेशन का रोक देना। प्रॉब्लम मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड मतलब जो बंजर भूमि है उनका भी प्रॉपर यूजमेंट या फिर मैनेजमेंट करना। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज़ माइनिंग प्रोसेस से जो है चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जाता है, उनको रोक देना, उनका कंट्रोल करना। सॉइल एज ए रिसोर्स, तो सॉइल मतलब मिट्टी किस प्रकार से रिसोर्स कहलाती है? सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसका मतलब ये बनती रहती है, रिन्यूएबल है, नेचुरल रिसोर्सेज है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड द सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। मतलब एक मीडियम होती है प्लांट ग्रोथ, मतलब प्लांट को बढ़ने के लिए एक माध्यम होती है, अगर ये ना हो तो पेड़ पौधे बढ़ नहीं सकते। क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल on the basis of the factor responsible for soil formation, color thickness, texture, age, chemical and the physical properties such as the soil of India can be classified in the different types। पहला alluvial soil, ध्यान रखिएगा ये सारी सॉइल आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इंटायर नॉर्थन प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एल्यूवियल सॉइल, तो जितना भी नॉर्थन प्लेन्स है वो सारे बने होते हैं एल्यूवियल सॉइल की। ऑल्सो फाइंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ द महानदी एंड द गोदावरी
द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वो इसी एलुवियल सॉइल के ही बने हैं। फर्टाइल सॉइल देयरफॉर फिट फॉर द एग्रीकल्चर, मतलब फर्टाइल होती है सॉइल, देयरफॉर इस वजह से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड द डेंसिवली पॉपुलेटेड होती है। रिच इन पोटास, मतलब इसमें जो पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है, फास्फोरिक एसिड ज़्यादा होती है, लाइम वाटर ज़्यादा होता है, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द शुगर केन, मतलब ऐसी मिट्टी में हम लोग गन्ने की फसल को उगा सकते हैं, पैडी प्लांट को उगा सकते हैं, गेहूं की फसल को बो सकते हैं, एंड अदर सीरियल क्रॉप्स और पल्सेस क्रॉप को भी हम लोग इस मिट्टी में उगा सकते हैं। ब्लैक सॉइल ब्लैक इन कलर में होती है एंड आल्सो नोन एज द रेगुर सॉइल, मतलब रेगुर मिट्टी भी इसी को हम लोग बोलते हैं। आइडियल होती है फॉर द ग्रोइंग कॉटन, मतलब कपास की खेती के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। एंड आल्सो नोन एज द ब्लैक सॉइल, इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। फाउंड इन द प्लेटिस ऑफ द महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ऑल्सो अलॉन्ग टू द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। तो यहाँ सब हमको जो मिट्टी मिलती है वो कैसी है, ब्लैक सॉइल, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्लेई मटेरियल, मतलब इसमें मटेरियल जो होता है वो क्लेई होता है, चिकनी मिट्टी पाई जाती है। वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी ऑल होल्ड मॉइस्चर, और नमी को बरकरार रखने में सबसे अच्छी सॉइल यही होती है। रिच इन कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड पोटास एंड लाइम। आप लोगों को केमिकल कंपोजिशन जरूर लिखना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को बताना होगा कि बेस्ट सूटेबल क्रॉप किस चीज़ के लिए है ये। रेड एंड येलो सॉइल, नाम से लग रहा होगा, फाउंड इन द एरियाज ऑफ द लो रेनफॉल ईस्टर्न के प्लेटस, ईस्टर्न एंड द साउथर्न पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न एंड द साउथर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटस। तो ध्यान रखिएगा, आल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ ओडिशा में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, साउथर्न पार्ट में भी पाई जाती है ऑफ द मिडिल गंगा। तो ये सभी कुछ आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे तब जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। Develop are reddish color due to the different of iron of crystalline and the metamorphic rocks। तो इसका जो कलर होता है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो पड़ा होता है, जिसकी वजह से इसका रंग जो होता है वो रेडिश ब्राउन में हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। तो डेवलप इन एरियाज एट द हाई टेम्परेचर एंड द हैवी रेनफॉल, ऐसी एरिया जो हाई टेम्परेचर से ढके रहते हैं एंड द हैवी रेनफॉल्स होते हैं उसमें लेटराइट सॉइल पाई जाती है। फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ द ओडिशा and Assam, suitable for the cultivation for the adequate dust or the manures and the fertilizers, low humus content because decomposes जो होते हैं like bacteria get destroyed हो जाए due to the high temperature, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियाज होते हैं है ना जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं वो सब क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू द हाई टेम्परेचर की वजह से। अब हम लोग बात कर लेते हैं एरिड सॉइल की। तो एरिड सॉइल फाइंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान आफ्टर द प्रॉपर इरीगेशन, दिस सॉइल बिकम cultivatable, this soil become cultivable, lacks humus and moisture because dry climate, high temperature make evaporation faster. Such salt contents is very high and common salt is obtained by the evaporating of the water। जी हाँ, salt content very high amount में होते हैं, common salt पाए जाते हैं by the evaporation of the water। आखिरी soil जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं forest soil, तो found in the hilly and the mountain areas where the sufficient rain forest are available होता है। features different होते हैं based on the locations, loamy soils and the still in valley sides and the coarse grained in the upper slopes, silt in the lower parts of the valley sides, the valley particularly the river and the alluvial fans are fertile। तो ये सब कुछ जो प्रॉपर्टीज़ थी वो किसकी थी, आप लोगों ने पढ़ लिया, फॉरेस्ट सॉइल। जी हाँ, अब हम लोग बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन एंड द सॉइल कंजर्वेशन देख लेते हैं। नेचुरल वेज ऑफ सॉइल इरोजन, विंड हो सकता है और ग्लेशियर हो सकता है एंड वाटर लेड टू द सॉइल इरोजन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सॉइल इरेगेशन या फिर सॉइल इरेजन या फिर कह सकते हैं सॉइल डिग्रेडेशन में काम आती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शंस एंड द माइनिंग एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट इन द सॉइल इरोजन। ये सारी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो यहाँ लिखी हुई हैं, जो मैंने बताई हैं, ये सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी सॉइल इरोजन हो सकती है। उसके बाद मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग, प्लांटिंग सर्टन बेल्ट्स इन द हिली एरियाज यूजिंग कंट्रोल प्लफिंग एंड द टेरेस फार्मिंग की वजह से हम लोग इस सॉइल को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। तो आप लोग ने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी डाउट आप होंगे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।